बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। आपको पता होगा, याद होगा कि हमने पिछला चैप्टर जो था हमारा चैप्टर नंबर 1 वो हमारा ख़त्म हो गया, क्लोज़ हो गया। तो चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं बेटे। चैप्टर नंबर 2 जो है बेटे उसकी जो टाइटल है उसका डाटा टाइप्स, असाइनमेंट्स एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। अब शायद आप में से कुछ बच्चों को इल्म भी हो बेटे कि इसमें जो 10th क्लास है या यूँ कह लें मैट्रिक की जो सेकंड बुक है, 9th में फ़र्स्ट बुक पढ़ाई जाती है और 10th में सेकंड बुक पढ़ाई जाती है। तो मैट्रिक की जो सेकंड बुक है बेटे इसमें आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी। जैसा कि आपको याद होगा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था, हमने एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा था और हमने इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वगैरह जो है वो सब कुछ देखा था। इसी तरह से अब जो है हम चलते हैं दूसरे चैप्टर में प्रोग्रामिंग की तरफ। प्रोग्रामिंग से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने किस लैंग्वेज में काम करना है। तो बेटे जो आपका लेवल है, यूँ कह लें लर्निंग लेवल जो है प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें एक बिल्कुल इनिशियल सी इब्तदाई सी एक लैंग्वेज रखी गई है और उस लैंग्वेज का नाम है GW बेसिक। ये बेटे आपके सिलेबस में रखी गई है लैंग्वेज जिसका नाम है GW बेसिक। और ये GW बेसिक जो है ये जॉन कैमनी और इसके साथ था थॉमस कर्ट्ज, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लैंग्वेज को बनाया था बेटे। 1963 में अमेरिका का एक इदारा है जिसका नाम है डार्टमाउथ कॉलेज। डार्टमाउथ कॉलेज USA, यहाँ पे बेटे इन्होंने ये लैंग्वेज जो है ये डेवलप की थी। अच्छा, इस लैंग्वेज को बनाने का जो मकसद था वो क्या था कि स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग के जो बुनियादी तसव्वुरात हैं, जो बुनियादी तरीक़ाकार है प्रोग्रामिंग करनी कैसे है, कैसे कैसे स्टार्ट लिया जाता है, उससे आगाही देना थी। या यूँ कह लें स्टूडेंट्स के लर्निंग के लिए रखी गई कि चलो प्रोग्रामिंग की तरफ जो लोग आना चाहते हैं वो इसको सीखें और अपना काम करें। और इससे पहले जो लैंग्वेजेस बनाई गई थी 1963 से पहले जो लैंग्वेजेस बनाई गई थी उनमें जो पेचीदगियाँ थी, जो मसाइल थे, उन मसाइल को दूर करने के लिए भी इसको बनाया गया था ताकि यूँ समझ लें जो उन लैंग्वेजेस के अंदर प्रॉब्लम्स थे वो इसमें नहीं थे। ठीक है, वो इसमें नहीं थे, तो इसलिए इसको डेवलप किया गया ताकि लोग जो हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग सीखनी है वो इस तरफ आ जाएं और अपना जो है GW बेसिक जो है इसमें काम करना शुरू कर दें। अच्छा, अब बेसिक जो है बेटे ये एब्रीवेशन जो बनता है वो बनता है बिगनर्स ऑल पर्पसेस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये आ गया B, ये आ गया A, ये आ गया S, ये आ गया I, ये आ गया C। यूँ बेटे ये बना क्या? बेसिक, बिगनर्स ऑल पर्पसेस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अच्छा, तो ये तो इसका एब्रीवेशन है। अब इसमें एक चीज़ तो ये आपको मैंने बता दी कि स्टूडेंट्स के प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि उन दिनों में या उस दौर में प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका था उसका, लोग इसके सीखने की तरफ आ चुके थे और ये हाई लेवल लैंग्वेज का दौर था बेटे। आपको याद होगा हमने 9th क्लास में पढ़ा था मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये लो लेवल लैंग्वेज जो है उसकी आगे दो कैटेगरीज आ जाती हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ऐसी लैंग्वेज को कहा जाता है जिसमें आप प्रोग्राम ऑलमोस्ट इंग्लिश में लिखें, जिसमें सारा का सारा प्रोग्राम आप इंग्लिश में लिखें। उस लैंग्वेज को बेटे क्या कहा जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है GW बेसिक। इसके अंदर सारा का सारा प्रोग्राम आप किस में लिखेंगे? आप सारा का सारा प्रोग्राम इंग्लिश में लिखेंगे।
अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और बेटे आ जाती है, वो ये कि ये लैंग्वेज तो है, लेकिन इसके साथ आपको याद होगा हमने पहले चैप्टर में, पिछली बुक के पहले चैप्टर में हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम से एक टॉपिक देखा था। हमने एक टॉपिक देखा था, वो था बेटे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। थोड़ा सा मैं तारुफ देता चलूँ आपको ताकि चीज़ें आपके जहन में रिवाइज होती जाएं। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है ये सॉफ्टवेयर, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले जो प्रोग्राम लिखा जाता था वो कंप्यूटर की अपनी ज़बान में लिखा जाता था, और वो था मशीन लैंग्वेज उसको कहा जाता था। और मशीन लैंग्वेज जो है वो सिर्फ 2 डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होती थी। ये 2 डिजिट्स कौन से होते थे बेटे? ये होते थे 0 और 1। 0 और 1 पे ही सारा प्रोग्राम कंसिस्ट करता था, और इस तरह से ये प्रोग्राम बड़े लंबे होते थे, बहुत लंबे होते थे। काफ़ी लंबा सारा आपने प्रोग्राम लिख लेना, कोई 60-70 अबाउट 100 लाइन्स, फिर आपको कहीं जाके 1-1.5 लाइन की आउटपुट मिलती थी। और फिर इनके बारे में एक वर्ड इस्तेमाल होता था, एरर प्रोन। एरर प्रोन, ये इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। ये लैंग्वेजेस एरर प्रोन होती थी, मतलब फुल ऑफ एरर्स, कि इसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत सारी गलतियाँ होती थी, उनको बार बार फिर आपको ठीक करना पड़ता था। और फिर उसके और बड़े मसाइल थे। मसलन जिस कंप्यूटर पे आपने प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिख दिया ना, वो उसी कंप्यूटर पे चलेगा। आप चाहे वो दूसरा कोई भी मॉडल उसके साथ का ही है, उसी कंपनी का, उस पर ले जा के चलाएँगे, वो नहीं चलेगा। उसके लिए आपको नए सिरे से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ये किसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। तो फिर इसको थोड़ा सा फैसिलिटेट किया गया, और आपको याद हो हमने पढ़ा था असेंबली लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज आई बेटे। ये असेंबली लैंग्वेज जो थी, इसमें किया क्या गया, इसमें रखी तो मशीन लैंग्वेज ही गई, लेकिन इसके साथ कुछ इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल कर दिए गए। वो इंग्लिश के जो अल्फाज हैं उनको कहा जाता है निमोनिक्स, NEMONICS। चंद एक इंग्लिश के अल्फाज बेटे इस्तेमाल किए गए, और उनको नाम क्या दिया गया? उनको कहा गया निमोनिक्स। ये चंद एक इंग्लिश के अल्फाज मुख्तलिफ काम करने के लिए इस्तेमाल होते थे। यानी यूँ कह ले 2 डिजिट्स को आपने जमा करना है, उसके लिए जो निमोनिक इस्तेमाल होता था वो था ऐड। ठीक है, कोई एक डिजिट में से किसी में से कोई रकम कुछ निकालनी होती थी, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता था सब। मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता था मल। एक से दूसरी जगह डाटा लेकर जाने के लिए इस्तेमाल होता था मूव। ये चंद एक मैंने एग्जांपल्स दी आपको। ये क्या थे? ये निमोनिक्स थे बेटे। और ये निमोनिक्स जो थे ये किस में शामिल थे? इसमें, किसमें? असेंबली लैंग्वेज में। अब ये हुआ कि प्रोग्राम तो सारा मशीन लैंग्वेज में है, ठीक है, चंद एक निमोनिक्स आ गए। अब ये निमोनिक्स तो कंप्यूटर नहीं समझता, ये तो वो समझता है, ये नहीं समझता था। तो इसके लिए फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि हम क्या करें, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो इनको इस ज़बान में तब्दील करे, यानी निमोनिक्स को कंप्यूटर की ज़बान में तब्दील करे और उसको समझा दे कि यार इसका मतलब ये है। ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर था उसको नाम दिया गया बेटे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये हमने 9th में भी पढ़ा था, आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए चले, इसलिए मैंने साथ साथ आपको बताया। अच्छा, अब ये असेंबली लैंग्वेज के लिए जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर था उसका नाम था असेंबलर। अब जब साइंटिस्ट का ये तजर्बा कामयाब हो गया कि जिसमें उन्होंने ये किया कि मशीन लैंग्वेज में चंद एक निमोनिक्स डाल दिए और ये सक्सेसफुल हो गया, तो उन्होंने सोचा कि जब ये चंद एक निमोनिक्स डालकर सक्सेसफुल हो सकता है तो क्यों ना हम ऐसा कर दें कि सारी की सारी लैंग्वेज जो है, सारी की सारी प्रोग्रामिंग इंग्लिश में ही कर दें। तब बेटे ये जो है यूँ कह लेंगे एक नई कैटेगरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की इंट्रोड्यूस करवाई गई और उस नई कैटेगरी को नाम दिया गया क्या? हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज थी बेटे, इसमें सारा का सारा प्रोग्राम इंग्लिश में लिखा जाता था, ठीक है, और उसमें जो जहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी मतलब आप यूँ कह लें कि
उसके साथ एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर लाजमी अब हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसे कहा गया, ठीक है। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जो है ये लाजमी करार दे दिया गया हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, क्योंकि प्रोग्राम तो आप उसमें लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे और ये उसको कन्वर्ट करेगा इस ज़बान में, ताकि कंप्यूटर को, मशीन को समझ आ सके कि ये प्रोग्रामर डिमांड क्या कर रहा है और मैंने करना क्या है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज जब डेवलप होगी बेटे, तो इसमें जो लो लेवल लैंग्वेज के जो प्रॉब्लम्स थे कि जिस मशीन पे लिखा गया कंप्यूटर है वो उसी पर चलेगा, और एरर प्रोन, और यूँ कह लें कि बहुत लंबा सारा लिखना और आउटपुट थोड़ी सी आनी, ये काफ़ी हद तक मसाइल जो हैं ये सारे कवर हो गए। हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसका प्रोग्राम हर उस कंप्यूटर पे चल जाता था जिसमें वो लैंग्वेज होती थी, यानी उसका यूँ कह लें लैंग्वेज ट्रांसलेटर मौजूद होता था। इसके लिए लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है लैंग्वेज प्रोसेसर, आप यूँ कह सकते हैं। तो जिसका लैंग्वेज प्रोसेसर मौजूद होता था, हाई लेवल लैंग्वेज का जिस कंप्यूटर में मौजूद होता था, उस पर आप प्रोग्राम चलाओ, आराम से चल जाता था और सारे काम हो जाते थे। तो यूँ ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो था ये मशीन लैंग्वेज का वो कवर किया गया इसमें। अब ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो बनाए गए हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए, वो दो थे बेटे। एक को कहा गया इंटरप्रेटर और दूसरे को बेटे कहा गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब इनमें थोड़ा सा फ़र्क आपको बता दूं तो मेरा ख्याल थोड़ी सी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी और फिर हम आगे चलेंगे। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये फ़र्क है बेटे कि कंपाइलर क्या करता है, सारा प्रोग्राम जितना आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम लिखा है 200 लाइनों का, वो 200 की 200 लाइनें एक ही वक्त में रीड करेगा, ठीक है, रीड करेगा और उसको समझेगा इसका मतलब क्या है, और अगर उसमें कोई एरर है तो वहीं पर रुक जाएगा और यूज़र से या प्रोग्रामर से डिमांड करेगा कि इसको एरर फ्री करें। जब तक प्रोग्राम एरर फ्री नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक वो क्या करेगा, आगे गो थ्रू करेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। तो कंपाइलर क्या करता था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के तौर पर काम करता था, सारे प्रोग्राम को इकट्ठा पढ़ा, अगर उसमें कोई एरर है रुक गया, नहीं है तो फिर उसको वो ट्रांसलेट कर देता था मशीन लैंग्वेज के अंदर और उसकी एक नई फाइल बना देता था और उस फाइल को कहा जाता था एग्जीक्यूटेबल फाइल। उस फाइल को बेटे क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था एग्जीक्यूटेबल फाइल, और शॉर्ट करके हम इसको पढ़ लेते हैं एग्जी फाइल। उसकी एग्जी फाइल बना देता था। उस एग्जी फाइल का सिर्फ चलाने का तरीकाकार ये होता था कि आप सिर्फ नाम लिख के टाइप करके एंटर दे दें, प्रोग्राम आपके सामने एग्जीक्यूट हो जाता था, चल जाता था। तो ये कंपाइलर का काम था। अब इसके साथ दूसरा जो था हाई लेवल लैंग्वेज का ट्रांसलेटर या प्रोसेसर, वो भी वही है, हाई लेवल लैंग्वेज का ही है, लेकिन फ़र्क है, काम करने के तरीके में फ़र्क है। और वो क्या है कि इंटरप्रेटर क्या करता था, एक एक लाइन को पढ़ेगा। मसलन मैंने प्रोग्राम लिखा है, फ़र्ज़ करें ये, चलें ये कह लेते हैं 1 2 3 4 5 लाइनों का प्रोग्राम लिखा है। अब इंटरप्रेटर ने क्या करना है, पहले इस सारी लाइन को रीड करना है, इसको समझना है इसका मतलब क्या है, और इसकी आउटपुट दिखा देनी है आपकी आउटपुट डिवाइस के ऊपर, चाहे वो डिस्प्ले डिवाइस है कोई, या उस दौर में साथ डायरेक्ट प्रिंटर भी लगाया जाता था, प्रिंटर है जो भी है, तो उस पर आउटपुट दिखा दी। फिर अगली लाइन पे चले गए, अगली लाइन को लिया, उसका मतलब समझ के उसकी आउटपुट दे दी, फिर अगली पे गए, फिर अगली पे गए, फिर अगली पे गए, यूँ ये एक एक लाइन करके चलाता था इंटरप्रेटर, ठीक है। इस तरह से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इंटरप्रेटर स्लो था कंपाइलर के मुकाबले में। कंपाइलर तेज़ी से इकट्ठी एक ही मरतबा फाइल को रीड किया और चला दिया, ये क्या करता था, ये एक एक लाइन को रीड करता था, ठीक है। और दूसरा ये होता था, इसका एडवांटेज ये था कंपाइलर की निस्बत, एडवांटेज जो था वो ये था कि जहाँ पर जिस लाइन पर एरर आ गया इसने वहीं पर रुक जाना, उससे पहले की सारी लाइनों की आउटपुट आपको नज़र आ जाती थी। यानी फ़र्ज़ करें 10वीं लाइन पे एरर है तो इसने 9 लाइनों की आउटपुट आपको दिखा देनी थी, 10वीं पर रुक जाना था। जबकि कंपाइलर ऐसा नहीं करता। कंपाइलर क्या करता है, 10 की 10 लाइनें ठीक हैं तो फिर वो चलाएगा, नहीं तो नहीं चलाएगा, ठीक है। फिर इसमें एक और फ़र्क आ गया कि कंपाइलर फ़ाइल अलहदा बनाता है, ये फ़ाइल नहीं बनाता।
फिर एक और फ़र्क आ गया, वो ये है कि ये स्लो है कंपाइलर की निस्बत और कंपाइलर इसकी निस्बत तेज़ है, क्योंकि ये एक एक लाइन को रीड करता है, कंपाइलर सारे को रीड कर लेता है। और फिर ये फ़र्क आ गया कि ये चूँकि फ़ाइल नहीं बनाता, इंटरप्रेटर चूँकि एक अलहदा से फ़ाइल नहीं बनाता, इसलिए जब भी हम प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं इंटरप्रेटर के ज़रिए से, वो हर मरतबा शुरू से स्टार्ट हो जाता था, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। अगर 500 लाइन का प्रोग्राम है तो हर बार वो शुरू से ही रीड करके उसको चलाएगा, उसकी आउटपुट दिखाएगा। तो इसलिए भी इसको कहा जाता था ये स्लो है। तो ये इंटरप्रेटर आम तौर पर ऐसी लैंग्वेजेस में लगाया जाता था या ऐसी लैंग्वेजेस का हिस्सा इसको बनाया जाता था जहाँ पर के लर्निंग मकसूद होती थी। मकसद ये था कि स्टूडेंट लर्न करें, सीख लें, कुछ ना कुछ पता चल जाए। मिसाल के तौर पर जैसे ये हमने अभी स्टार्ट में पढ़ा GW बेसिक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसके साथ यहाँ से हमें एक और चीज़ क्लियर होगी कि इसके साथ लैंग्वेज प्रोसेसर कौन सा है? इंटरप्रेटर। GW बेसिक के साथ बेटे लैंग्वेज प्रोसेसर कौन सा है? इंटरप्रेटर है, जो क्या करता है आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके आपको दिखाता रहता है 1 बाय 1। लेकिन इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए कि ये इतना स्लो नहीं है कि आप सोचेंगे कि अब ये पूरी लाइन पढ़ेगा और वो सारा, आप फ़ौरन इसको जैसे ही चलाएंगे, कमांड देंगे, आउटपुट फ़ौरन आपके सामने आ जाएगी। चलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है, इतनी तेज़ है कि आपका जितना भी लंबा वो प्रोग्राम है वो सारा का सारा फ़ौरन आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा। ठीक है बेटे, तो ये तो था हमारे पास थोड़ा सा GW बेसिक के हवाले से, लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर के हवाले से, लो लेवल लैंग्वेज के हवाले से, मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के हवाले से। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें आगे बेटे ये चलते हैं कि चूँकि आपके सिलेबस में GW बेसिक है, तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको प्रीवियस टच दे दिया, हिस्ट्री का टच दे दिया। अब हम इस तरफ चलते हैं कि ये जो हमारी लैंग्वेज है, इसके काम करने के कितने तरीके हैं, जिनको कहा जाता है मोड ऑफ ऑपरेशंस। उनको क्या कहा जाता है? मोड ऑफ ऑपरेशंस कहा जाता है बेटे उनको। तो GW बेसिक जो है, इसके मोड ऑफ ऑपरेशन, काम करने के तरीके दो हैं। एक को कहा जाता है डायरेक्ट मेथड, और दूसरे को कहा जाता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ये दोनों मोड्स में काम करती है। GW बेसिक जब आप स्टार्ट करेंगे, जब आप चलाएंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट एट द स्टार्टअप वो इस मोड में होती है। ये स्टार्टअप पे किस मोड में होती है बेटे? डायरेक्ट मोड के अंदर होती है। अब ये डायरेक्ट मोड है क्या? डायरेक्ट मोड ये होता है कि आपने कोई भी काम इसे दिया और इसने करके फ़ौरन आपको उसी वक्त रिज़ल्ट दिखा देना है। मिसाल के तौर पर मैं इसे कहता हूँ 2 + 3 और साथ में लगा देता हूँ प्रिंट 2 + 3, तो ये फ़ौरन नीचे लिख देगा 5। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ये कौन सा मोड है? डायरेक्ट मोड। या मैं कहता हूँ जी प्रिंट, डबल कोट्स में लिख देता हूँ पाकिस्तान और एंटर दूंगा, तो ये फ़ौरन नीचे लिख देगा पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि ये किस मोड में है? डायरेक्ट मोड में बेटे। तो ये यहाँ से हमें एक और चीज़ भी समझ आ रही है, और वो ये है कि जब हमने न्यूमेरिक इस्तेमाल करने हैं तो डबल कोट्स के बगैर इस्तेमाल करने हैं, और जब हमने स्ट्रिंग को इस्तेमाल करना है, अल्फ़ाबेटिक डाटा को इस्तेमाल करना है, वो तो डबल कोट्स के साथ करना है। बात समझ आ गई? डबल कोट्स के साथ अल्फ़ाबेटिक करेंगे तो वो एज इट इज़ समझेगा ये स्ट्रिंग है, उसको दे देगा। और जब हमने कोई न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डबल कोट्स इस्तेमाल नहीं होंगे उसमें। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मोड है कि जैसे ही आपने काम किया, कहा, उसने कर दिया, जैसे ही काम कहा उसने कर दिया। दूसरा मोड जो है बेटा वो है इनडायरेक्ट मोड, और ये इनडायरेक्ट मोड जो है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? यूज़ फॉर प्रोग्रामिंग पर्पस। इनडायरेक्ट मोड के अंदर जब आपने प्रोग्राम बनाना होगा तो वो इसमें बनाया जाता है बेटे, प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, प्रोग्राम लिखने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए।
अब इसके लिए चूँकि ये है ही स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है, स्टूडेंट्स के लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, तो चीज़ों को बहुत सिंपल रखा गया, बहुत सादा रखा गया। अब वो सादा कैसे रखा गया कि आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आने के लिए कोई स्पेशल कमांड नहीं है कि आप कोई कमांड एक्टिवेट करेंगे या कोई ख़ास बटन दबाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटे। सिंपली GW बेसिक आपसे डिमांड क्या करता है, लाइन के शुरू में उसका नंबर लगा दें, ठीक है। जैसे मैंने ये 2 स्टेटमेंट लिखी हैं, मैं कहता हूँ जी प्रिंट 2 + 3, तो अब जब मैं प्रिंट 2 + 3 कहता हूँ इनडायरेक्ट मोड में उसको लेकर जाने के लिए अगर मैं ऐसे करूँ और इसके साथ शुरू में मैं लिख दूँ 10, तो ये 10 जो होगा, जैसे ही मैंने लाइन नंबर दिया, ये लाइन नंबर होगा, जैसे ही लाइन नंबर दूंगा तो ये लाइन नंबर इसको समझा देगा GW बेसिक को कि जनाब अब आप किस में हैं, आप इनडायरेक्ट मोड में हैं। प्रोग्रामर यूज़र क्या चाह रहा है, वो प्रोग्राम बनाना चाह रहा है इसका, तो इसलिए इसकी आउटपुट अब फौरी नहीं दिखानी, वो इसकी आउटपुट अब आपको नहीं दिखाएगा, यानी इस मोड से इस मोड में खुद ब खुद स्विच कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, ठीक है। अब फिर आप जितना भी लिखना चाहेंगे लाइन नंबर दे के लिखते जाएं और फिर प्रोग्राम को बाद में सेव कर लेंगे, और यूँ बाद में जब आपको ज़रूरत पड़े फिर आप उस प्रोग्राम को इकट्ठे चला सकते हैं, यानी वो सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो आपने बनाया होगा वो सारा का सारा चला के देख सकते हैं। तो ये बेटे इंट्रोडक्शन हमारे पास, इसी से आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज का यहाँ तक ही रखते हैं। अपने बहन भाइयों का और अपने वालिदैन का ख़ास तौर पर बेटे बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।